नमस्कार श्रोताओं, आज आप लोगों को सुनाती हूँ कहानी 2 पल सुकून के भाग 74। आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब कीजिए। भावनाओं में आकर प्रकाश सोचने लगा, अब तो हमारे गृहस्थी जीवन ऐसे जगह पर पहुँच गई कि बहुत से कड़वी सच्चाई को जहर की तरह पीकर संसार में शांति बनाए रखने की हर संभव प्रयास करते करते मैं बिल्कुल थक चुका हूँ। मगर क्या करें, ताम्र ऐसे ही जहर के घूंट पीते रहना होगा, क्योंकि अंजलि सब कुछ समझते हुए भी हमेशा ना समझ जैसे बातें करती है। मानो संसार में जो भी कुछ हो रहा है उन सब के लिए केवल मैं ही मूल रूप से जिम्मेदार हूँ कि मैं चाहता तो शायद इन सब कुछ रोक सकता था। बच्चों के पढ़ाई लिखाई, उनको तालीम देकर सम्मानित जगह पर पहुँचना भी कितना मुश्किल है। इन सब के बारे में समझकर भी कभी कभी अंजलि मुझ पर ही सारे दोष मोड़ देती है, मानो मैंने कितना बड़ा अपराध किया हो। आज अगर ऐसा ना करते तो हमें आज इतने तकलीफ ना उठाने पड़ते। मगर मुझे क्या मालूम था कि अचानक मेरे साथ ऐसा हादसा हो जाएगा। अगर ऐसा ना होता तो शायद इतनी मुश्किल न होती। समय के चक्रव युग में अब हम लोग शहर छोड़कर गांव में आकर बस गए। यह सब निहायत ही हमारे भाग्य में लिखा था। रुक्मणी देवी अपने बेटी और नातिन पूर्वा को लेकर गांव में घूमते हुए सभी से परिचय करवाने की कोशिश करते हुए कहती है, बेटा अब तो यही हमारे गांव है, यहाँ पर हमें रहना है तो गांव वालों के साथ केवल परिचय ही नहीं, उनके साथ मेल मिलाप होना भी जरूरी है, ताकि कभी कभार जरूरत पड़ने पर यह लोग हमारे मदद को आगे आएंगे, जैसा कि हर जगह पर होती है और होना भी चाहिए। हम लोग इससे पहले जहाँ भी रहे वहाँ पर हम लोग उन लोगों के बीच में अपनी जगह बना लिए थे। उसी प्रकार सभी को चाहिए कि अपने आसपास के लोगों से व्यवहार बनाए रखे, ताकि हमारे सुख दुख में भागीदार बनने में कुंठित अनुभव ना करे। और यह भी स्वाभाविक है कि हम लोग यहाँ पर अकेले हैं, ऐसे में हमें हर वक्त दूसरे की मदद की आवश्यकता पड़ेगी। इस बीच में अचानक खबर आया कि प्रकाश के माँ मृदुला देवी बहुत ज्यादा बीमार है और पूरी तरह से बिस्तर पर हो गई है। खाना पीना भी छोड़ दी। प्रकाश अपने माँ जी के खबर से बहुत व्याकुल हो गया और जल्द से जल्द उनके पास जाने को तैयार होता है। उसे शंका है कि शायद माता जी कुछ ज्यादा ही बीमार है। प्रकाश अंजलि को भी उसके साथ में चलने को कहता है, साथ में पूर्वा को भी लेकर जाना चाहा। प्रकाश को शंका है कि शायद माँ जी और रहने की बजाय विदाई लेने की दहलीज पर खड़ी हो गई है, वापस ना भी लौट सकती है। ऐसे में उनके अंतिम समय में हम सभी लोग साथ रहेंगे तो ठीक है। पहले तो अंजलि प्रकाश के संग चलने से इनकार करती रही, मगर रुक्मणी देवी के इशारे पर अंजलि पूर्वा को साथ लेकर प्रकाश के साथ चलने को राजी होती है। मगर प्रकाश को रवाना होने में बहुत ज्यादा देर ना भी हुआ हो, लेकिन फिर भी देर हो गई है। प्रकाश शाम को विकास के घर पहुंचा। रात भर प्रकाश और अंजलि पूर्वा सहित विकास और उसके पत्नी तथा उसके बेटा बहुत सारे माँ मृदुला देवी को घेरा डालकर बैठे रहे और दवाई वगैरह देते रहे। मृदुला देवी किसी से बात किए बगैर चुपचाप भगवान की नाम स्मरण करती रही और प्रातः ब्रह्मा मुहूर्त में अचानक मृदुला देवी के आत्मा ईश्वर में विलीन हो गई। ऐसे में पूरा घर में शोक के साया उतार कर आ गई। प्रकाश और अंजलि के साथ पूर्वा विकास के घर में रह गई और फोन पर घर में खबर कर दिया। प्रकाश सोचने लगा, पिताजी के भी बहुत उम्र हो गई है, अपने आप डंडे के सहारे चल फिर तो लेते हैं, अपने निजी काम खुद ही कर लेते हैं, मगर उनके भी तबीयत ठीक नहीं है। अगर ठीक से हिसाब लगाया जाए तो 90 वर्ष को पार कर गए हैं। माँ जी के भी उनके आसपास उम्र हो चुकी थी और दोनों ही लंबे समय से बीमार रहे। ऐसे में पिताजी और ज्यादा समय तक रहेंगे ऐसा उम्मीद करना कठिन है। फिर भी कुछ कह नहीं सकते, आना जाना तो ईश्वर के हाथों में है। जब उनका बुलावा आएगा तो जाना ही होगा, कोई कितना भी उन्हें रोकने की कोशिश क्यों ना करे। घर पर मृदुला देवी के विदाई के पश्चात अंतिम संस्कार तथा सभी कर्मकांड समाप्त होने के पश्चात प्रकाश सोचने लगा, अब तो यहाँ पर लगभग हमारा काम खत्म हो गया है, अब हमें यहाँ से विदाई लेने होंगे। मगर पिताजी के भी तबीयत ठीक नहीं है।
अगर हम लोग यहाँ पर कुछ दिन और रुक जाते तो पिताजी के सेवा कर सकते थे। उनका अंतिम समय में उनके सेवा करते हुए उनके मन में थोड़ा तो आनंद की अनुभूति जगा सकते। कुछ दिन और रुक जाते हैं। घर में तो किसी तरह की समस्या नहीं है। अंजलि के माता पिता है और बगल में अनंतराम जी के परिवार भी है जो उनका ख्याल रखता है। हालांकि उनके भी उम्र हो चुकी है, कब क्या होगा कह नहीं सकते। ऐसे में अंजलि घर में जाने को व्याकुल होगी, शायद रवाना होने की तैयारी भी कर रही होगी। ऐसे में उसे कुछ कहने पर नाराजगी दिखाते हुए कुछ भी कह सकती है। ऐसे भी हो सकता है कि वह लड़ाई कर बैठे। कुछ कहा नहीं जा सकता। प्रकाश मन ही मन तरह तरह की बातें सोचने लगा। यहाँ की हालत को नजरअंदाज करके यहाँ से रवाना कैसे कर सकते हैं। हालांकि यहाँ से चले जाने पर यहाँ ज्यादा कुछ लाभ या हानि कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि विकास का बेटा बहू दादाजी के खूब सेवा करती है। ऐसे में अपने पिताजी के साथ रहने को तथा कुछ दिनों तक अपने हाथों से उन्हें खिलाने पिलाने की तथा सेवा करने की इच्छा मन में लिए तरह तरह की भावनाओं में खोया रहता है। तभी एक रोज सुबह अचानक प्रकाश के पिता सर्वानंद जी अपने बिस्तर से उठकर घर में बने बाथरूम में जाकर लघु करने की विचार करते हुए अपने बिस्तर से उठकर खड़े हो गए, जैसा कि रोज करते हैं, और अपने पास रखे डंडे को हाथ में लेकर उसके सहारे कमरे के बाहर की ओर चलने लगे। तभी लड़खड़ाते हुए गिर पड़े और जोर से आवाज देते हुए प्रकाश को बुलाने लगे। सभी लोग भागते हुए एकत्रित हो गए। सर्वानंद जी लड़खड़ाते जुबान में कहने लगे, अभी और नहीं, मेरे जाने का समय हो गया है, थोड़ा पानी पिला दो। ऐसे में प्रकाश के साथ सभी के हाथों से गंगा जल पीकर परम धाम में चले गए। प्रकाश मन ही मन सोचने लगा, बाबूजी ने बड़ा ही जल्द माँ जी के पास चले गए, जो अक्सर नहीं होते, मगर ईश्वर की इच्छा हो तो भला कोई क्या कर सकता है। पिताजी का अंतिम संस्कार तथा सभी कर्मकांड करने के पश्चात प्रकाश पत्नी और बेटी पूर्वा को साथ लेकर गांव में अपने घर में आ गया और नियमित दिनचर्या में मगन हो गया। इस बीच में एक रोज अचानक बेटा प्रशांत अकेला ही ढूंढते हुए आ गया और पिता प्रकाश तथा माँ अंजलि पर अपना गुस्सा उतरने लगा। गुस्से में आकर पूरे घर को आसमान में उठा लिया और कहने लगा, आपने हमारे मकान को बेचने से पहले एक बार तो कम से कम हमसे बात करते। आप लोगों ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। मेरी बीवी घर में आई, वह भी आप लोगों को पसंद नहीं हुई। सुशांत कमलाकांत कुछ भी करे आप लोगों को ऐतराज नहीं है, मगर मेरी बीवी पर आप लोगों का ऐतराज है। आप लोगों ने मकान की बिक्री करने से पहले एक बार कहते तो मैं सोच कर देखता। आपने करोड़ों के मकान कड़ी के दाम पर बेच डाला, हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा। आपने हम लोगों के मान सम्मान सभी मिट्टी में मिला दिया। लोग कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, आप लोगों के बारे में लोग कैसी कैसी अनाप शनाप बातें कर रहे हैं। आप लोगों को ऐसा करने को किसने कहा था। आप लोगों के मन में अपने बेटों का जरा भी ख्याल नहीं आया। अगर आपने मकान को बेच डाला तो हम सबके हिस्से के तो रखना चाहिए था ना। आप सारे पैसा खर्च करके ऐसी जगह पर रहने को आ गए जहां पर रहने योग्य नहीं है। आप लोग यहाँ पर आने से पहले जरा भी नहीं सोचा कि हम लोग ऐसे गंदे जगह पर कैसे रहेंगे। आपने किसी से सलाह लिए बगैर जो मन में आए कर बैठे। आप लोगों को ना तो अपनी परवाह है ना अपने बच्चों के, बस जो मन में आए करते रहते हैं। लोग गांव छोड़कर शहर में जाकर बसते हैं और आप लोग हैं कि शहर को छोड़कर गांव में आ गए। वाह, क्या विचार है आप लोगों के। अंजलि, प्रकाश, पूर्वा के साथ सभी लोग चुपचाप प्रशांत की बातें सुनते रहे, मगर किसी भी बातों का जवाब दिए बगैर चुपचाप रहे। पूर्वा कुछ कहने जा रही थी कि प्रकाश इशारा करते हुए उसे रोक लिया। तभी बड़ी देर के बाद रुक्मणी देवी से रहा नहीं गया और कहने लगे, बेटा तुम लोग जो घर से बाहर गए हो, क्या कभी घर का खबर लेते हो। घर में हम सभी के ऊपर तथा तुम्हारे माता पिता के ऊपर कैसे कैसे पहाड़ टूटा, कभी तुम लोगों ने खोज खबर लेने की जरूरत समझा। क्या माता पिता होने के नाते उनकी ही सारे जिम्मेदारी बनती है। क्या तुम्हारा कोई कर्तव्य नहीं बनता।
माता पिता क्या बच्चों को केवल इसलिए पढ़ाते लिखाते हैं कि वह पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा होकर खूब पैसा कमाएं और अपने बीवी बच्चों के साथ अय्याशी करें? क्या बच्चों के अपने माता पिता के प्रति कोई कर्तव्य नहीं बनता? तुम्हारे पिता ने जब तुम लोगों के पढ़ाई लिखाई के लिए इतने सारे पैसे की जुगाड़ करते रहे और तुम लोगों को देते रहे, तुम्हारे लिए खर्च करते रहे ताकि तुम लोग पढ़ लिख कर अपनी ऊंचाई पर पहुंचो, अपने माता पिता के नाम रोशन करो, अच्छे जगह पर पहुंचकर खूब पैसा कमाऊं। कभी तुम लोगों ने पूछा कि पिताजी यह पैसा आप कहां से ला रहे हो? हमारे लिए उधार कर्जा मत कीजिए। और तुम लोग आज इतना बेहुदा बातें कर रहे हो। समाप्त। कहानी के अगले भाग के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।